नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको पता है, इस समय जो क्राइसिस इस समय वर्ल्ड में चल रहे हैं उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इस समय आसमान छू रहे हैं। 10 साल के हाईएस्ट प्राइस पे इस समय ऑयल के प्राइसेस जा चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम यही एनालिसिस करेंगे कि इन ऊंचे जाते हुए प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट होगा भारत की इकोनॉमी के ऊपर। दोस्तों, आपको मैं पीछे ले जाना चाहूँगा 2020 में, जिस समय कोविड अपने पीक पे था और पूरी दुनिया लॉकडाउन के अंडर कंट्रोल्ड थी। उसमें क्योंकि कोई इंडस्ट्रीज भी काम नहीं कर रही थी, तो क्रूड ऑयल की जो डिमांड थी वो ऑल टाइम लो पे थी और उसका असर हमें उसके प्राइस पे भी नज़र आया, जो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। और वो हो चुका था $16 पर बैरल। और ये बात है अप्रैल 2020 की। लेकिन जैसे-जैसे ये कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा-थोड़ा कम हुआ, इकोनॉमीज़ ने अपने आप को खोलना शुरू किया, देखते ही देखते ये डिमांड भी पिक हुई इस क्रूड ऑयल की, और इसके बाद इसका प्राइस जाके गिरा $70 पर बैरल इन दिसंबर 2021। हाल ही की बात है। लेकिन आज की हम बात करें, ये छू चुका है $140 पर बैरल। मतलब ये मात्र 3 महीने में ही डबल हो चुका है। हुआ क्यों है? क्योंकि हमें पता है एक जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रखी है यूक्रेन और रशिया के बीच में, जिसकी वजह से ये जो डिमांड है, जो ऑयल की प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रही है। अब आप कहेंगे सर इस तरीके से कैसे? इसका कोई तो रीज़न होगा कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन है तो उसका ऑयल से क्या लेना देना। देखिए, समझने वाली बात यह है कि रशिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। मतलब रशिया दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है दुनिया का, और ये ऑयल प्रोड्यूस करके वो बहुत सारे देशों को यह ऑयल एक्सपोर्ट करता है। लेकिन क्योंकि इस समय जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, जापान, यूरोप की भी काफ़ी कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, लिमिटेशंस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से रशिया यह ऑयल अब काफ़ी सारी कंट्रीज जिनको वो एक्सपोर्ट करता था उनको नहीं बेच सकता। और उन कंट्रीज के ऊपर भी बैन लगा दिया है कि जो रशिया का ऑयल यूज़ करते थे अब वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि रशिया जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है वो सप्लाई की क्वांटिटी में से हट जाएगा। इसका मतलब ये समझिए, अगर दिन भर में पूरी दुनिया में अगर 200 बैरल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो रशिया उसमें से अगर 50 प्रोड्यूस कर रहा था तो अब सिर्फ 150 ही यूज़ में आएंगे, क्योंकि 50 प्रोडक्शन होने के बावजूद भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर। और ये भी कहा है कि जो कंट्रीज़ इनको यूज़ करेंगी उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो अब देखिए, हमें बहुत बेसिक फंडा पता है इकोनॉमिक्स का, कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत कम होती है तो उसके रेट बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो थे हमारे फेस मास्क। जो हमने देखा कि जब जो फेस मास्क जनरली कभी 3 रुपये 2 रुपये के मिलते थे, कोविड के टाइम में उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई कि वो इतने शॉर्टेज में चले गए कि एक मास्क खरीदने के लिए लोगों को 40-40 50-50 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे थे। तो लेकिन इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या है? हम $140 पर बैरल अगर पे कर रहे हैं तो उसमें भारत का क्या नुकसान है, वो समझते हैं। देखिए, अभी एक चीज़ जो हमारे समझने वाली बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे समझने के लिए, वो ये है कि अगर कभी भी कोई वॉर होती है, कोई युद्ध होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो होती है क्रूड ऑयल। यानी क्रूड के जो प्राइसेज़ होते हैं, वो इतने ज़्यादा भाग जाते हैं या फिर उस पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि जो बाकी के कंट्रीज़ होती हैं, जो कि एक्चुअली में वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं है, लेकिन वो इन्वॉल्व हो जाती हैं किसी न किसी कारण से। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनर्जी की नीड है, जो ऑयल से कंप्लीट होती है, वो पूरी नहीं कर पाते और उनको अल्टीमेटली किसी न किसी तरीके से जो है पार्ट लेना पड़ता है। अब देखिए, इसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट हम भारत पे समझते हैं। देखिए, हमें ये पता है कि जैसे-जैसे क्रूड के प्राइसेज़ बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि डॉलर भारत को ज़्यादा देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि 84% ऑफ द टोटल ऑयल नीड जो है भारत की, हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। अब सोचिए, एक समय हम $16 पर बैरल दे रहे थे, ये बैरल्स हैं आपके, और उसी बैरल का रेट आज की डेट में भारत पे कर रहा है $140 पर बैरल। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो $124 भारत एक्स्ट्रा पे कर रहा है, ये इसमें नुकसान क्या है? अब देखिए,
एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स का, वो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। वो होता ये है कि जब कंट्री जो पैसा ज़्यादा भेज रही है अपने कंट्री के बाहर और कुछ पैसा उसके वापस आ रहा है, उसमें जो डिफरेंस होता है, समझने के तौर पे समझिए कि कंट्री जब इंपोर्ट करती है तो वो पैसा बाहर भेजती है, क्योंकि सामान इंपोर्ट होगा तो उसका प्राइस कंट्री बाहर भेजेगी। और कंट्री जब एक्सपोर्ट करती है तो उस सामान एक्सपोर्ट करेगी तो उसकी एवज में उसके पास पैसा आएगा। इनका जो डिफरेंस होता है यही होता है करंट अकाउंट डिफिसिट। यानी जब आपके इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी आपका जो इंपोर्ट का बिल है, आप सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आप जो पेमेंट कर रहे हैं और आप एक्सपोर्ट्स आपके बहुत कम है, तो होगा क्या कि आपके इंपोर्ट्स का जो बिल होगा, आपकी जो एक्सपोर्ट्स की रिसिप्ट होगी, यानी एक्सपोर्ट से जो आने वाला पैसा है और इंपोर्ट से जो जाने वाला पैसा है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा। वो होता है आपका करंट अकाउंट डिफिसिट। और जब ऑयल के प्राइसेस इतने ज़्यादा भाग जाएंगे तो भारत का जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा जो है ऑयल की पेमेंट में ही चला जाएगा, जो कि बढ़ चुकी है। और करंट अकाउंट डिफिसिट अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक अच्छी क्वांटिटी नहीं है जो इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कितनी है, एक तो दूसरी हम कितना ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं ऑयल को। अब सबसे बड़ा एक इशू यहाँ ये भी आता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है आत्मनिर्भर भारत। हम चाहते हैं कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने इंडस्ट्रीज़ के मामले में। लेकिन क्योंकि क्रूड ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ होता है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ते हैं, जो बढ़ रहे हैं इस समय, तो उन इंडस्ट्रीज़ पे भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि उनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है। और इंडस्ट्रीज़ एक पॉइंट पे रॉ मटेरियल कॉस्ट एब्ज़ॉर्ब करती रहती हैं बढ़ी हुई, लेकिन आखिरकार जब उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा, तो वो अपने कस्टमर्स को वो कॉस्ट पास करेंगी और अल्टीमेटली कस्टमर्स को भी वो सामान महँगा पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, तो जैसे पेंट में ऑयल्स का कुछ सामान यूज़ होता है, और जैसे-जैसे जो कंपनी पेंट बनाती है, जब उनको ऑयल पीछे से महँगा मिलेगा, तो वो अपने एंड कस्टमर को भी वो ऑयल महँगा ही देंगे। और इसका असर क्या होगा कि जो एक पेंट का डब्बा कभी आप 400-500 रुपए का खरीदते थे, वो शायद आपको 600-700 का मिले। इतना ज़्यादा डिफ़रेंस आ जाता है। अब आइए इसको ना एक ग्राफ़िक्स के तरीके से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा कि क्रूड हमें कैसे इम्पैक्ट करता है। देखिए, जैसे-जैसे प्राइसेज़ बढ़े क्रूड के, उसका असर ये होगा कि जो गाड़ी, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, जो गाड़ी आपकी फल, फूल, सब्जियों को कैरी करती है, उसकी रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जब तेल की कॉस्ट बढ़ी, ऑयल कंपनीज़ ने कॉस्ट बढ़ा दी, तो होगा क्या कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसकी रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और जैसे ही इसकी रनिंग कॉस्ट बढ़ेगी, जो होलसेलर ये फल या सब्जियाँ खरीद रहा था, उसको भी ये सब्जियाँ महँगी पड़ेंगी, क्योंकि ये गाड़ी वाला अपनी जो बढ़ी हुई कॉस्ट है, वो भी इन फलों की कॉस्ट में ऐड करके माँगेगा। इसका मतलब क्या, जो होलसेलर है या जो सब्जी वाला है, वो भी कहेगा कि भई अब मुझे तो देना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी की कॉस्ट, तो गाड़ी का जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो भी ऐड हो गया फलों में, जो बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अब फल और सब्जियाँ उसकी दुकान पे होंगी, वो महँगी होंगी, क्योंकि वो कहेगा ठीक है, मैंने अगर महँगा खरीदा है तो मैं आगे भी महँगा बेचूँगा। और इसका असर अंत में नज़र आएगा, जो लोग खरीदते हैं आपके जैसे मेरे। हाँ, मतलब हम लोग जब सब्ज़ी खरीदने जाएँगे तो हमें अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो कॉस्ट फ्यूल की बढ़ी हुई थी वो हम पे आएगी। अब हम पे करेंगे, क्योंकि तो समझने की बात ये है कि जो शायद हमें सब्ज़ी, आलू, केला या जो भी वेजिटेबल्स हमें सस्ते मिल रहे थे पहले के मुकाबले, अब वो महँगे मिलेंगे, क्योंकि बढ़ी हुई कॉस्ट हम पे पास ऑन हो चुकी है यहाँ पे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपने जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया, आप सोचिए उस पैसे का आप क्या-क्या कर सकते थे। उस पैसे से आप घूमने जा सकते थे, उस पैसे से आप गाड़ी खरीद सकते थे। मतलब ये है कि आपकी परचेज़िंग पावर को इस बढ़ी हुई फ्यूल की प्राइस ने कम कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, वो यही है इकोनॉमिक्स का हम बात करें तो, कि भई आपकी परचेज़िंग पावर को ये कम कर देता है राइज़िंग फ्यूल की कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जो पैसा अगर आपकी जेब में बचता, जो आप इसमें एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं सब्ज़ी वाले को या फिर किसी भी आर्टिकल को जो आप परचेज़ करके लाते हैं घर में अपने, वो आप अपने लेजर के लिए यूज़ कर सकते थे, अपने ऐशो-आराम के लिए यूज़ कर सकते थे, आप उसके लिए कोई सामान खरीद सकते थे। इसका मतलब ये है कि जब भी कॉस्ट बढ़ेगी फ्यूल की, तो डिमांड कम हो जाती है देश में, और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को भी मिल रहा है धीरे-धीरे भारत के ऊपर। आइए थोड़ा-सा मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। भारत की इस साल की जो प्रोजेक्शन थी जीडीपी की, वो थी
शायद 7.9% के आसपास। लेकिन अब जब जितने भी बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ हैं जो जीडीपी ग्रोथ के बारे में डेटा देती हैं, वो ये कह रही हैं क्योंकि ऑयल की प्रोडक्शन जो है, ऑयल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो पैसा ऑयल की बढ़ी हुई कॉस्ट देने में जाएगा, वो अब अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के काम करने के लिए। इसीलिए अब जीडीपी जो है उसकी प्रोजेक्शन कम करके उन्होंने 7.7% कर दी है। और इसी के साथ अब आप देख सकते हैं, ऑयल महँगा हुआ तो महँगाई बढ़ गई। आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ आप अपनी गाड़ी में कभी 70-80 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाते थे, वो अब 105 हो सकता है, 110 हो सकता है। इसका मतलब आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट बढ़ गई। तो आपकी परचेज़िंग पावर कम हो चुकी है। उसी तरीके से आप फ्लाइट्स में ट्रैवल करते थे, फ्लाइट्स में जो एटीएफ आपका जो एयर ट्रैफ़िक फ्यूल होता है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो आपकी फ्लाइट की टिकट्स भी महँगी हो जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर एक ऑयल के प्राइस की इंक्रीज़ से आपकी लाइफ़ के हर एस्पेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। और ये भी कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन यानी जो महँगाई दर थी, वो 5.8% से उसको बढ़ा दिया गया है 6.3%। यानी महँगाई जो है वो पहले 5.8% के हिसाब से बढ़ रही थी, लेकिन ऑयल की जो कॉस्ट है उसको इंक्लूड कर दिया है, तो अब वो 6.3% के हिसाब से बढ़ रही है। अच्छा, अब कई बार हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि इन्फ्लेशन इज़ अ नेसेसरी इविल। एक टर्म होता है, इन्फ्लेशन इज़ अ नेसेसरी इविल। क्यों? क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन कब आता है? इन्फ्लेशन तब आता है जब लोगों के हाथ में परचेज़िंग पावर होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसा है तो वो खर्च करेगा। जब वो खर्च करेगा तो धीरे-धीरे होगा क्या, वो पैसा जो है आगे जाके इकोनॉमी में सर्कुलेट होता जाएगा। ऐसे ही जब बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा, तो वो सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाएँगे और लाज़मी-सी बात है, जब पैसा ज़्यादा होगा तो सामान कम पड़ जाएगा, तो सामान की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने के बाद सामान का प्राइस बढ़ेगा। तो इस तरीके से होगा क्या कि पूरी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है किसी चीज़ की। हमने अभी देखा कि ऑयल की वजह से लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचता, जो वो किसी चीज़ में खर्च करते, जैसे घूमने जाते तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म की डिमांड बढ़ती। अगर वो घर में रेफ्रिजरेटर खरीदते, कार खरीदते, एसी खरीदते, लेकिन अब वो सारा पैसा वो कहाँ डाल रहे हैं? ऑयल की कॉस्ट में, तो ये सारी डिमांड कम हो रही है। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन के केस में जब जब भी मार्केट में डिमांड होती है तो इन्फ्लेशन होती है। तो इन्फ्लेशन अगर किसी कंट्री को ग्रो करना है तो उसके लिए इन्फ्लेशन ज़रूरी भी है। एक मॉडरेट इन्फ्लेशन ज़रूरी भी है, तभी कंट्री ग्रो करती है। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें, जब हम बहुत छोटे थे तो उस समय शुगर के 1 केजी का जो रेट था वो लमसम 15 या 16 रुपए था। लेकिन आज की बात करें तो आज वो ल लगभग 40 रुपीज़ के आस-पास है। तो आप कहेंगे भई ये तो महँगा हो गया। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि वो डिमांड जो है वो भी तो बढ़ी है और उसके साथ भारत भी एज़ एन इकोनॉमी ग्रो कर गया है। तो इन्फ्लेशन इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक डिमांड का एक प्रतीक होता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी खतरनाक है। आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग भारत में एक स्टैगफ्लेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। अब भाई, अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो इसको समझते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ जो है ना वो एक साथ चलते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे-वैसे उस कंट्री की ग्रोथ भी होती है, तो दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन स्टैगफ्लेशन वो एक पेक्यूलियर कंडीशन होती है जिस समय ग्रोथ जो होती है वो तो स्टैग्नेंट होती है या फिर नीचे जा रही होती है, लेकिन इन्फ्लेशन जो हो रही होती है वो बढ़ रही होती है। अब आप कहेंगे सर इसका इम्पैक्ट आज की डेट में कैसे होगा? तो देखिए, ग्रोथ का इम्पैक्ट इसीलिए स्टैगफ्लेशन का इम्पैक्ट हमें ग्रोथ पे इसलिए देखने को मिलता है, क्योंकि डिमांड नहीं है। देश में डिमांड नहीं होगी, लोग पैसा सारा का सारा पैसा सिर्फ़ ऑयल के जो इम्पैक्ट है उसको कंप्लीट करने में ही लगा देंगे, तो कंट्री में ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन इन्फ्लेशन है, क्यों? क्योंकि प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो स्टैगफ्लेशन एक वो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जहाँ हम ये कहते हैं कि भई एक तो ग्रोथ भी नहीं हो रही है आदमी की या फिर कंट्री की, और इन्फ्लेशन जो है वो आसमान फाड़ कर जो है ऊपर जा रहा है।
यानी चीज़ें बहुत महँगी होती जा रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है जनरली जो होता था कि इन्फ्लेशन से ग्रोथ आएगी, वो नहीं मिल रहा, ग्रोथ नहीं मिल रही किसी कंट्री को, आपकी जीडीपी जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही। तो स्टैगफ्लेशन की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा डिबेट में चल रही है इस समय दुनिया भर में। तो दोस्तों इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत के लिए भी कि भारत इस समय अपने लिए एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूँढे। आपने देखा है गवर्नमेंट का बहुत सीवियर पुश है जहाँ पे वो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी बाकी के रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। उसका कारण यही है क्योंकि जो देश अपनी ऑयल डिमांड का 84% जो पोर्शन है वो इम्पोर्ट कर रहा है, वो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड नहीं कर सकता। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम आत्मनिर्भरता की तरफ चलना चाहते हैं तो हमें एनर्जी के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। और हमने गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी स्कीम्स देखी हैं जो इस डायरेक्शन में बहुत ही पॉजिटिव स्टेप कर रही हैं। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल्स एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है। पिछले 2 बजट्स में सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है और इवन भारत में आप देखेंगे तो बहुत बड़े स्केल पे सोलर एनर्जी प्लांट्स को सेटअप भी किया जा रहा है, तो दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल की तरह जो है रखे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का समापन। आशा करता हूँ कि बढ़ती ऑयल की प्राइसेज़ का जो इम्पैक्ट है भारत की इकॉनमी पे, जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उनको भी ये इम्पैक्ट समझ में आए और वो भी थोड़ी-सी ऑयल की जो है सेविंग करें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।